नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज हम कक्षा 8 का थर्ड चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट शुरू करेंगे। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकियाँ, अर्थात पास्ट की भूतकाल की कुछ झलकियाँ इस पाठ में बताई गई हैं। ये पाठ 1757 से लेकर के 1857 तक भारत में जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में तस्वीरों के माध्यम से और स्पीच बबल्स के माध्यम से, अर्थात स्पीच बबल का मतलब होता है बोलने वाले व्यक्ति का चित्र दिया हुआ है और उसके सामने ही निशान करके बताया जाता है कि ये क्या बोल रहा है। तो तस्वीरों और स्पीच बबल्स के माध्यम से 1757 से 1857 तक की घटनाओं के बारे में बताता है। साथ ही 1857 की जो क्रांति हुई थी उनके जो क्या कारण रहे होंगे वो भी इस पाठ में प्रदर्शित किए गए हैं। ये पाठ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस अर्थात सचित्र झलकियों के माध्यम से हिस्ट्री का, हमारे देश के जो घटनाएं हुई थी हिस्ट्री में, इतिहास में, उसके बारे में वर्णन करता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद, अर्थात भारत में जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, एक लेडी है, वो फंक्शन में कुछ गीत गा रही है। एट अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन है, उसमें एक लेडी स्पीच दे रही है। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स as you recall the sacrifice of India's martyrs. ऐ मेरे देशवासियों, let your eyes fill with tears, अपने आँखों को आंसुओं से भर लो। as you recall का मतलब होता है याद करना, अर्थात तुम जब याद करते हो the sacrifice of India's martyrs, जो भारत के मार्टियर्स हैं, भारत के जो शहीद हैं, उनके बलिदानों को याद करते हो तो तुम्हारी आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। ये लता मंगेशकर का एक सॉन्ग है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो इस प्रकार से वो इस गीत का दिल्ली के एक फंक्शन में प्रदर्शन कर रही है। दूसरे चित्र में जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके चित्र भी बताए गए हैं और उन्हीं के लिए ये लेडी है वो कह रही है कि इनकी कुर्बानियों को याद करो और अपनी आंखों में आंसू भर करके इनका अभिनंदन करो। सेकंड पार्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत या विजय, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर के 1849 तक अपनी जीत के लिए जो जो कार्य किए, जो जो अभियान चलाए, उसके बारे में और उसके साथ में जुड़ी घटनाओं के बारे में इस भाग में बताया गया है। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। विथ इट्स सुपीरियर यानी और अधिक शक्तिशाली, वेपन यानी शस्त्र या हथियार, तो अपने शक्तिशाली हथियारों के साथ में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना या बढ़ाना, इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया, जो 18वीं शताब्दी के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो सुपीरियर वेपन थे, अपने जो शक्तिशाली वेपन थे, उनकी सहायता से अपनी शक्ति को बढ़ाया। चित्र में 1765 का भारत दिया हुआ है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार की शुरुआत ही की थी। उस समय जो येलो कलर में दिया हुआ है वो इंडियन प्रिंसेस का, यानी जो भारतीय राजकुमार या राजा थे, उनके शासन वाला क्षेत्र दिया हुआ है, और साथ ही ब्रिटिश टेरिटरी का क्षेत्र है वो बहुत कम मात्रा में था 1765 में। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इस चित्र में जो भारतीय राजाओं की अदूरदर्शिता, शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है अदूरदर्शी, यानी कि जो दूर के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं,
तो भारतीय राजाओं की अदूरदर्शिता को दर्शाया गया है। एक राजा बोल रहा है, दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। एक राजा दूसरे भारतीय राजा के बारे में ही बोल रहा है, दैट अपस्टार्ट का मतलब होता है अहंकारी या घमंडी। वो अहंकारी और घमंडी राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स यानी व्यापारी, तो वो कह रहा है कि जो अंग्रेज़ व्यापारी है उनको बुलाओ, उनकी सहायता लो। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। डिफीट का मतलब होता है पराजित करना। वो मुझे उस दूसरे राजा को पराजित करने में मेरी सहायता करेंगे। अर्थात ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से छोटे छोटे आपसी झगड़ों के लिए वो राजा इंग्लिश मर्चेंट्स अंग्रेज़ी व्यापारियों की हेल्प लेते गए और एक दूसरे को उनके अधीन करवाते गए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है निरंतर या लगातार, और इस प्रकार से लगातार हो रही फाइट की वजह से जो भारतीय लोग हैं उनको कभी भी शांति नहीं मिली, वो शांति से सुकून से नहीं रह सके। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राइवलरीज यानी विद्रोही या एक दूसरे के शत्रु, जो शत्रु राजा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की। एंड इट कुड ईजीली सबड्यू का मतलब होता है वश में लाना या कुचल देना, और जिसकी वजह से जो भारतीय राजा है वो एक एक करके अंग्रेज़ों के वश में हो गए, अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. कुछ दूरदर्शी, फार सिंह का मतलब होता है दूरदर्शी, कुछ दूरदर्शी राजा जैसे कि मैसूर का टीपू सुल्तान था, वो ब्रिटिश शासन से या ब्रिटिश शासकों से मरने तक लड़ता रहा। तो कुछ एक दूरदर्शी भी थे, लेकिन बाकी वाले लोग हैं वो एक दूसरे को जीतने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता लेते गए, जिसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने उनको अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट ये बताया गया, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। अर्थात इन विजयों से जो ब्रिटिश शासकों की ये जो जीत थी उस पर इंडियन का क्या रिएक्शन था, भारतीय लोगों का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में बताया गया है। तो कुछ लोग जो बोल रहे हैं वो उस पाठ में या इस भाग में बताया गया है। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो मोर लूटिंग बाय ठग्स। एक व्यक्ति कह रहा है थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति है, नो मोर वॉर्स एंड नो मोर लूटिंग बाय ठग्स, अब किसी प्रकार की लड़ाइयाँ नहीं होगी और ठगों के द्वारा किसी प्रकार की लूटपाट नहीं होगी। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। दूसरा व्यक्ति कह रहा है ये भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिशों को हमारी सहायता के लिए भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनके साथ में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से कुछ लोगों को तो अंग्रेज़ों का शासन है वो पसंद आने लगा, और कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे, उनके क्या मत हैं वो देखते। द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड dethroned our kings। जो अंग्रेज़ लोग हैं उन्होंने भारतीय राजाओं को मार दिया है या फिर उनको अपने सिंहासन से बहिष्कृत कर दिया है, उनको सिंहासन से हटा दिया है। Some kings were not good, but after all they were of this land। एक व्यक्ति कह रहा है कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ भी हो वो इसी भूमि के थे। Now we have become slaves of foreigners। अब हम भारतीयों के फॉरेनर्स अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए। स्लेव का मतलब होता है गुलाम या दास, अब हम अंग्रेज़ों के दास बन गए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट भाग है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।